महाराष्ट्र की एक काफ़ी चर्चित सीट, नॉर्थ मुंबई सीट। ये सीट महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम रोल अदा करती है। इस सीट से बीजेपी ने पीयूष गोयल को चुनाव के लिए उतारा है, जो कि पीएम मोदी के काफ़ी विश्वसनीय नेताओं में से एक हैं और एक हाई प्रोफाइल नेता हैं। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात जो है वो ये है कि ये पीयूष गोयल का पहला चुनाव होगा जो वो लड़ने जा रहे हैं। और कांग्रेस ने इस सीट से लड़ने से मना कर दिया है। उन्हें सीट ऑफर की गई थी लेकिन उन्होंने मना कर दिया है, क्योंकि 2019 में जब कांग्रेस ने उर्मिला मातोंडकर को उतारा था तो बहुत ही बुरी शिकस्त उनके हाथ लगी थी। और तीसरी पार्टी है शिवसेना उद्धव ठाकरे की, उन्होंने अभी अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। तो इस चुनाव पर आज जो हम चर्चा करेंगे वो ये होगी कि पीयूष गोयल, जिनका ये पहला चुनाव है, वो बीजेपी को कैसे फ़ायदेमंद साबित होंगे इस चुनाव में, और क्या जो पीयूष गोयल की जो पॉपुलैरिटी है वो काम आएगी बीजेपी को कि नहीं। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं स्मिता जी। तो स्मिता जी, ये बताइए कि जो पीयूष गोयल को उतारने का बीजेपी का निर्णय है, ये किस हद तक सही साबित होगा। ये बहुत अच्छा डिसीजन है बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी के लिए ये अब एक सेफ सीट बन गई है, जहाँ से उन्होंने अपने एक हाई प्रोफाइल मंत्री को उतारा है, जो कि एक वेल परफॉर्मिंग मिनिस्टर भी हैं। दूसरी बात है, अगर आप पुष्कर उत्तरी मुंबई के इस सीट को देखें, इसकी डेमोग्राफी को देखें, तो इसमें एक रूरल एरिया भी कवर होता है और एक अर्बन हिस्सा भी है। पीयूष गोयल दोनों ही लिहाज से एक बड़ा अच्छा उनका व्यक्तित्व है। वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, विदेश में भी पढ़े हैं, उनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग रहे हैं, कई मंत्रालय रहे हैं, कुछ समय के लिए वित्त मंत्रालय भी संभाला है। पावर मिनिस्टर के तौर पर उनका काम बहुत सराहनीय रहा है। दूसरी बात है कि वो संघ की ही छवि से आते हैं, संघ की ही बैकग्राउंड से आते हैं, लेकिन उनके व्यवहार का तरीका, उनका जो सार्वजनिक जीवन है, उसमें उनकी छवि एक बहुत ही कॉरपोरेट स्टाइल नेता की है, जो मीठा बोलते हैं, हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। उनका निकनेम भी हैप्पी है, तो वो एक हैप्पी फेस वाली उनकी एक इमेज है। तो इस सेफ सीट पर बीजेपी ने और खैर पीएम मोदी ने अपने कैबिनेट के एक बहुत सिंसियर मिनिस्टर को उतारा है, और ये देखते हुए उतारा है कि सारे समीकरण को साधने में वो कामयाब रहेंगे। लेकिन इनका ये जो पहला चुनाव है, तो क्या आपको लगता है इनको जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, जो समझ होनी चाहिए एक नेता बनने के लिए, एक चुनाव लड़ने के लिए, वो इनमें मतलब इनके लिए बेनिफिट होगा इस चीज़ का? बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि पीयूष गोयल की जो माता जी हैं, चंद्रकांता गोयल, वो 3 दफ़े विधानसभा में चुनी गई थी महाराष्ट्र के, और उसके बाद उन्होंने रिटायरमेंट ली थी राजनीति से। इनके पिताजी जो हैं वो भी राज्यसभा के रहे हैं सदस्य, और कोषाध्यक्ष भी रहे हैं इनके पिताजी। तो पीयूष गोयल के लिए खुद ये उनका पहला चुनाव है, लेकिन चुनाव लड़ने की जो एक रणनीति होती है, कैंपेन डिज़ाइन करना होता है, मैनेजमेंट होता है, उससे वो उनके लिए अपरिचित दुनिया नहीं है। वो लालकृष्ण आडवाणी का भी नई दिल्ली चुनाव क्षेत्र का मैनेजमेंट देख चुके हैं, बहुत करीब से उनके साथ काम किया है। किशोरावस्था से ही, मतलब उन्होंने खुद कहा है कि मैं टीनेज के दौर से ही अपनी मम्मी के साथ चुनाव के प्रचार में जाता था, उनके चुनाव प्रचार देखता था। तो उनके पास चुनाव कैसे लड़ा जाता है, किस तरीके का वो चुनाव लड़ने के लिए कौन से मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, बूथ स्तर पर कैसे काम होता है, जनसभाएं कैसे की जाती है, इन सभी का पूरा अनुभव है। तो ये पहला चुनाव उनका ज़रूर है, लेकिन अनुभव तो उनके पास है। जी, तो मतलब कुल मिला के पीयूष गोयल फ्रंट फेस पे अब आएंगे, बट बैक फेस से वो पहले से ही चुनाव में सक्रिय थे। तो जैसे अगर हम अपने दर्शकों को बताएं कि इस सीट में, नॉर्थ मुंबई सीट का जो इतिहास है, 1984 तक यहाँ पर कांग्रेस का दबदबा रहा था। फिर 1989 के बाद से, मतलब 1989 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उसके बाद से ये बीजेपी की सेफ सीट बन गई थी, और यहाँ से सबसे ज़्यादा बार लड़े वी.के. कृष्णा मेनन। तो इन्होंने इस सीट को साध के रखा हुआ था। फिर 2019 में एक बार, 2014 में बीजेपी 2009 में बीजेपी ने यहाँ पे चुनाव लड़ा। 2009 में राम नायक को संजय निरुपम ने 5000 वोटों से हरा दिया। वही संजय निरुपम जिनको अभी कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया है। तो इसके बाद 2014-2019 में बीजेपी ने फिर से वापसी करी गोपाल शेट्टी के साथ में, और अब यहाँ से पीयूष गोयल को उतारा जा रहा है 2024 के चुनाव में। तो इसके बीच में एक बार 2004 में शायद गोविंदा ने भी इस सीट से चुनाव लड़ा है। बिल्कुल। क्या उसका क्या इतिहास रहा है?
2004 का वो चुनाव बहुत ही यादगार चुनाव है किसी के लिए भी, क्योंकि गोविंदा फिल्मों की दुनिया से आए थे और राम नाईक एक कद्दावर मंत्री थे, वो वाजपेयी सरकार में मंत्री थे और वो एक कद्दावर मुंबई के नेता थे और गोविंदा ने उन्हें अपने डेब्यू इलेक्शन में ही मात दे दी थी। इसकी एक वजह ये भी है पुष्कर, मैं बताना चाहूँगी कि नॉर्थ गोवा की माफ़ कीजिएगा, नॉर्थ मुंबई की ये जो सीट है इसमें गोरेगांव, वसई, विरार वाला भी वो इलाका है, वही विरार जहाँ से गोविंदा निकलकर फिल्मों की दुनिया में आए और वो ग्रामीण क्षेत्रों से मिले वोट की वजह से ही जीते थे। शहरी क्षेत्र में राम नायक ही आगे थे और 2009 का चुनाव एक टफ फाइट रही थी और जहां पे संजय निरुपम सिर्फ 5000 वोटों से ही जीत पाए थे, लेकिन 2014 में फिर वापस बीजेपी ने अपनी इस सीट को कब्जा करने में कामयाब रही और गोपाल शेट्टी बहुत बड़े अंतर से जीते थे और 2019 में तो मेरे ख्याल में उन्हें 70% के करीब वोट मिले थे, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, बहुत बड़ी जीत है। बिल्कुल, बहुत बड़ी जीत है, 70% वोट मिलना। इस सीट पे अगर देखें तो 6 विधानसभा सीट आती हैं, जिनमें से 4 सीट बीजेपी के पास हैं, एक कांग्रेस के पास है और एक जो है वो शिवसेना एक नाथ शिंदे की शिवसेना के पास है। और इस इलाके की डेमोग्राफी को अगर देखा जाए तो यहाँ पर मराठा वोट जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है, लेकिन पीयूष गोयल जो हैं वो मराठा बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, तो क्या ये मराठा जो वोट बैंक है वो उनके साथ आएगा, क्या उनको उसका सपोर्ट मिलेगा कि नहीं? 2009 में परिसीमन के बाद ये सीट थोड़ी सी बदली और जैसे किसी भी 90 के दशक के बाद से जैसे किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी की डेमोग्राफी बदली, क्योंकि छोटे शहरों से गए लोग वहाँ रहे, बस गए, उन्होंने अपने घर खरीदे, वो वहीं के अब वोट देने वाले हो गए। तो अब नॉर्थ मुंबई में एक बहुत बड़ा मिडिल क्लास वर्ग भी तैयार है वोटर्स का, जो कि मिक्स कम्युनिटी का है। तो इस वजह से ही बीजेपी ने पीयूष गोयल को यहाँ पे उतारा है कि वो उस मिडिल क्लास वोट के लिए एक परफेक्ट सूटेबल कॉर्पोरेट स्टाइल वाले नेता हैं। दूसरी बात है कि ये सच है कि पीयूष गोयल साहब मराठा नहीं है, लेकिन वो मुंबई में ही पले बढ़े हैं, मुंबई की राजनीति को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, उनकी माताजी भी विधानसभा में चुनी गई हैं। तो महाराष्ट्र की राजनीति और ख़ास तौर पे मुंबई के उस क्षेत्र की राजनीति उनके लिए नई बात नहीं है। वहाँ की समस्याएं, वहाँ की क्या उस क्षेत्र विशेष की ताकत है, क्या मुद्दे हैं, इन सब चीज़ों से वो अपरिचित तो बिल्कुल भी नहीं है। और बीजेपी ने मराठा वोट बैंक के तुलना में उस एक बड़े वोट बैंक को लुभाने की कोशिश की है कि वो युवाओं के बीच में लोकप्रिय हैं, क्योंकि वो एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर हैं, वो आम जनता के बीच में लोकप्रिय हैं। दूसरी बात है वो मिडिल क्लास ऐसे नेताओं के साथ खुद को पर्सनल कनेक्ट कर पाता है। और रूरल इंडिया में पीएम मोदी का नाम, पीएम मोदी का चेहरा, उनकी गारंटियाँ, उनकी छवि बीजेपी के लिए एक बहुत मजबूत आधार है। तो इस अगर हम कुल समीकरण को देखें तो ये मराठा बनाम मिडिल क्लास वाला लग सकता है, लेकिन हकीकत में ये है कि पीयूष गोयल एक पैकेज नेता के तौर पर हैं। वो मराठी बोल सकते हैं, महाराष्ट्र में ही पले बढ़े हैं, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी जैसी भाषाएं वो अच्छी तरीके से बोल लेते हैं। एक वोट बैंक पर नहीं है, वो मल्टीपल चीज़ों को साध सकते हैं, मल्टीपल समीकरणों को साध सकते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे जब पिछली बार उर्मिला मातोंडकर ने अपना चुनावी कैंपेन में मराठी मुलगी दिया था, यानी कि महाराष्ट्र की बेटी, तो उस कैंपेन के बावजूद भी वो उनकी बहुत बुरी हार हुई, बुरी शिकस्त हुई। तो उसकी तुलना में गोयल का कद पीयूष गोयल जी का कद काफ़ी बड़ा है और उनका राजनीतिक अनुभव काफ़ी बड़ा है। तो बीजेपी को इन सभी चीज़ों का कलेक्टिवली फ़ायदा हो सकता है। ओके, जैसा कि हमने अभी उर्मिला मातोंडकर जी की बात करी, 2019 में कांग्रेस ने इसी मराठा वोट को साधने की कोशिश की थी और उर्मिला मातोंडकर को इस सीट से उतारा था, जिससे कि वो मराठी वोट को अपने पाले में कर सकें। लेकिन उर्मिला मातोंडकर बहुत ही बुरी तरह हारी, करीब 6 लाख वोटों से उनकी हार हुई थी और इसी डर की वजह से, इसी कठिनाई की वजह से कांग्रेस ने इस बार इस सीट से कंटेस्ट करने से मना कर दिया है। तो बीजेपी का पीयूष गोयल को जो इस सीट से उतारने का एक निर्णय रहा है, वो कितना आपके हिसाब से सही है? क्या आपको लगता है पीयूष गोयल वहां से जीत हासिल कर सकेंगे, सीट जीत सकेंगे? ये सब हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगला आप किस सीट पर एनालिसिस चाहते हैं ये भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें और देखते रहें DNA।